मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, पहले प्रसंग में यानी कि पहले एपिसोड में मैंने आपको माँ गंगा यानी कि गंगा नदी के बारे में काफ़ी विस्तार रूप से बताया था, और अब इस नए और अगले यानी कि इस दूसरे एपिसोड में, इस दूसरे प्रसंग में मैं आपको कुछ और अधिक जानकारियाँ गंगा नदी के बारे में देता चलता हूँ। अब अगर हम बात करें तो गंगा जी की सहायक नदियाँ, जो सहायक नदियाँ हैं, गंगा के बाएं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, करनाली, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी है, तथा दाहिनी तरफ गंगा, यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, केन दक्षिणी टोस पर है। यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी में से एक है, जो हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकली हुई है। गंगा के ऊपरी भाग में इसमें टोस के बाद में लघु हिमालय के आने पर इसमें गिरी और आसन नदियां मिलती हैं। चंबल, बेतवा, शारदा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल इटावा के पास तथा बेतवा हमीरपुर के पास यमुना में मिलती हैं। यमुना प्रयागराज के निकट दाएं ओर गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर जिले से बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। करनाली नदी मपसातुंग नामक हिमनद से निकलकर अयोध्या, फैजाबाद होते हुए बलिया जिले की सीमा के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को पर्वतीय भाग में कौरियाला तथा मैदानी भाग में सरयू कहा जाता है। गंडक हिमालय से निकलकर नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती हुई मैदानी भाग के नारायणी नदी का नाम पाती है। यह काली गंडक और त्रिशूल नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है और सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। कोसी की मुख्य धारा अरुण है, जो गोसाई धाम के उत्तर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी के दक्षिण से सर्पाकार रूप में अरुण नदी बहती है। यहाँ यारू नामक नदी इसमें मिलती है। इसके बाद एवरेस्ट के कंचनजंगा शिखरों के बीच से बहती हुई यह दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर बहती है, जहाँ पश्चिम के सून कोसी तथा पूरब से तामूर कोसी नामक नदियां इसमें मिलती हैं। इसके बाद कोसी नदी के नाम से यह शिवालिक को पार करके मैदान में उतरती है तथा बिहार राज्य से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानाया पर्वत से निकलकर चंबल नदी इटावा के करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी से मिलती है। मध्य प्रदेश के मऊ के निकट ये नदी मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। भागीरथी नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली अन्य नदियों में बांसलई, द्वारका, मयूराक्षी, रूप नारायण, कसावती और रसूलपुर प्रमुख है। जालांगी तथा माथा भांगा या चूनी बाएं किनारे से मिलती है, जो अतीत काल में गंगा या पद्मा की शाखा नदियां हुआ करती थी, किंतु ये वर्तमान समय में गंगा से पृथक होकर वर्षाकालीन नदियां बन गई हैं। अब हम अगर गंगा जी में जीव जंतु की बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गैंडा, शेर, बाघ और गवल का शिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत एवं अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में सजोए हुए हैं। इसमें मछलियों की करीब 140 प्रजातियां हैं, 35 सरीसृप तथा तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की उत्कृष्ट पारिस्थितिकी संरक्षा में कई प्रजाति के वन्य जीवों जैसे कि नीलगाय, सांभर, खरगोश, नेवला, चिंकारा के साथ सरीसृप
वर्ग के जीव जंतुओं को भी आश्रय मिलता है। इस इलाके में ऐसे कई जीव जंतुओं की प्रजातियां भी हैं जो दुर्लभ होने के कारण संरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। गंगा के पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरन, भौंकने वाले हिरन, सांभर, कस्तूरी मृग, शेरों, बरड़ मृग, शाही, तहर आदि काफ़ी संख्या में मिल जाते हैं। विभिन्न रंगों की तितलियां तथा कीट भी यहाँ पाए जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में धीरे धीरे वनों का लोप होता जा रहा है तथा गंगा की घाटी में सर्वत्र कृषि होती हुई भी फिर भी गंगा के मैदानी भाग में हिरण, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियां, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी की अनेक प्रजातियां काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। डॉल्फिन की 2 प्रजातियां गंगा में पाई जाती हैं जिन्हें गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाली शार्क की वजह से भी गंगा में बहुत प्रसिद्धि बनी हुई है। इसमें बहते हुए पानी में पाई जाने वाली शार्क के कारण विश्व के वैज्ञानिकों में काफ़ी रुचि भी बढ़ी हुई है। इस नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल बाग का गृह क्षेत्र भी है। अगर हम इसके आर्थिक महत्व को समझें तो गंगा अपनी उत्प्रयाओं यानी कि घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड अर्थ में भारी सहयोग तो करती है। यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई की 12मासी स्रोत भी है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं हैं, जो भारत की कृषि आज तक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि सोर्स है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की बहुतायत फसल होती है। गंगा में मत्स्य उद्योगों में भी बहुत जोरों से चलता है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें लगभग 375 मत्स्य प्रजाति उपलब्ध हैं। वैज्ञानिकों द्वारा उत्तर प्रदेश व बिहार में 111 मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता बताई है। फरक्का बांध बन जाने से गंगा नदी में हिल्सा मछली के बीजोत्पादन में सहायक मिली है। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल भी हैं जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि सोर्स हैं। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन होता रहता है जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग में भी बहुत अधिक सहयोग करते हैं। गंगा तट पर 3 बड़े शहर हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है तथा धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान भी करती हैं। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तब नदी में पानी की मात्रा व बहाव अत्यधिक होता है। उस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश, बद्रीनाथ मार्ग और कौड़ियाला से ऋषिकेश के मध्य राफ्टिंग, कैकिंग और कैनोइंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है जो साहसिक खेलों के शौकीन व पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हुए भारत के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अगर अब हम इसके बांध एवं नदी परियोजनाओं की बात करें तो गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें प्रमुख हैं फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत की स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गोद सिल्ट से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो कि 1950 से लेकर 1960 1950 to 1960 तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। कोलकाता
हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। गंगा पर निर्मित दूसरी प्रमुख टेहरी बांध, टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो कि उत्तराखंड प्रांत के टेहरी जिले में स्थित है। टिहरी जिले में स्थित होने के कारण यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई करीब 261 मीटर है जो कि विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। तीसरा प्रमुख भीमगोड़ा बांध हरिद्वार में स्थित है जो कि सन 1840 में अंग्रेज़ों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर को मोड़ने के लिए बनाया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। प्रारंभ में इस नहर से जलापूर्ति गंगा नदी की एक स्थायी बांध द्वारा बनाकर की जाती थी। वर्षाकाल प्रारंभ होते ही अस्थायी बांध टूट गया था और मॉनसून अवधि में नहर में पानी चलाया जाता था। इस प्रकार इस नहर में केवल रबी की फसल की ही सिंचाई हो पाती है। अस्थायी बांध निर्माण स्थल के अनुप्रवाह नीचे की ओर बहाव में वर्ष 1875 से 1878 यानी कि 1875 टू 1884 की अवधि में भीमगोड़ा बैराज का भी निर्माण कराया गया था। इसके बन जाने के बाद ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से खरीफ की फसल में भी पानी दिया जाने लगा। तो साथियों, यह था हमारा आज का अपना दूसरा यानी कि सेकंड एपिसोड, दूसरा प्रसंग गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मैं आपको लगातार अपने एपिसोड्स में देता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, विशाल टुडे, लखनऊ से।